ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली दो जुड़वा अनाथ बहनों की है। एक का नाम था डॉली, दूसरी का नाम था मोना। दोनों बहनें दिल की बहुत अच्छी थीं। वो दोनों अक्सर लोगों की मदद किया करती थीं। लेकिन दोनों बहुत उदास रहती थीं। उदासी की वजह थी उनका काला रंग रूप। मोना, हम बाकी लड़कियों की तरह सुंदर क्यों नहीं है? भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? पता नहीं डॉली, पर हम कर भी क्या सकते हैं? कितनी सारी क्रीम और साबुन ट्राई कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हम कभी भी सुंदर नहीं हो पाएंगी? मेरा भी सजने संवरने का मन करता है। काश ऐसा हो पाता मेरी प्यारी बहन। अच्छा, अब ये सब बातें छोड़, चल काम पर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। डॉली और मोना जमींदार मोहनलाल के खेतों में काम करती थीं। लेकिन काले रंग रूप होने की वजह से सभी गांव वाले उन दोनों का खूब मजाक उड़ाया करते थे। मोना, मैं कल से खेतों में काम करने नहीं आऊंगी। अगर हम काम पर नहीं आएंगे तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। तुमने देखा नहीं विमला मौसी हमारा कैसे मजाक उड़ा रही थी? बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन इन लोगों की बातें सुनकर हम काम करना नहीं छोड़ेंगे। तुम तो मेरी बहादुर बहन हो ना। ये कहते हुए मोना अपनी जुड़वा बहन डॉली को समझाने लगी। उस गांव में कुछ दूरी पर एक घना जंगल था। उस जंगल में तंबोला नाम की एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। वो हमेशा दूसरों को परेशान किया करती थी। उसने पूरे जंगल को अपने कब्जे में कर रखा था। गांव के लोग जंगल में जाने से बहुत डरते थे। एक दिन मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। बस एक बार सिंड्रेला परी के सोने के बाल मुझे मिल जाएं, फिर इंसान और परी दोनों को ही अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। बस एक बार कोई जरूरतमंद इंसान मेरी पकड़ में आ जाए, मैं उसे सिंड्रेला के सोने के बाल हासिल करने के लिए अपना जरिया बनाऊंगी, क्योंकि मैं उस नीली पहाड़ी पर नहीं जा सकती। एक दिन की बात है, गांव में रहने वाली विमला मौसी अपनी बीमार बेटी तारा को लेकर जंगल के रास्ते शहर जा रही थी। इससे पहले कि हमें जादूगरनी देख ले, हमें जल्दी से जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। चल बेटी। माँ, मुझसे अब और नहीं चला जा रहा। तभी वहाँ दुष्ट जादूगरनी तंबोला उनके सामने आ गई। तुझे पता है ना, इस जंगल में आना मना है। ये जंगल मेरा है और मेरी मर्जी के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मुझे उसे दिखाने शहर ले जाना है। मैं किसी पर दया नहीं दिखाती, मैं सबको सजा देती हूँ और तुझे भी सजा जरूर मिलेगी। हा 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 हा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। आप जो बोलोगी मैं करूँगी, बस मुझे जाने दो। तभी जादूगरनी मन ही मन कुछ सोचने लगी। वैसे ये बुढ़िया मेरे किसी काम की नहीं, पर एक काम तो मैं इससे करवा ही सकती हूँ। फिर जादूगरनी तंबोला विमला मौसी से बोली, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर यहाँ से जाने दूंगी। अगर तुम मेरा एक काम करोगी, तुम्हें गांव जाकर एक ऐसे जरूरतमंद इंसान को मेरे पास लाना होगा जिसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब जा और जल्दी से मेरा काम कर, तब तक तेरी बेटी मेरे कब्जे में रहेगी। जादूगरनी की बात सुन विमला मौसी भागी भागी गाँव की तरफ जाने लगी। इस जादूगरनी के बारे में तो पूरा गाँव जानता है, मेरी बात कौन मानेगा? मैं किसी इंसान को जादूगरनी के पास कैसे लेकर जाऊं? विमला ये सोच ही रही थी कि तभी सामने से डॉली और मोना दोनों जुड़वा बहनें आ रही थीं। उन दोनों को देख विमला मन ही मन बोली, इन दोनों बेवकूफ बहनों को अपनी बातों में फंसा कर देखती हूँ। क्या पता ये मेरी बातों में आकर मेरे साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाएं। अरे ओ डॉली, मोना, तुम कहाँ जा रही हो? इधर आओ। विमला मौसी, हमें क्यों बुला रही हो? फिर तुम्हें हमारे रंग रूप का मजाक उड़ाना है क्या? लगता है दिन भर हमारा मजाक उड़ाकर तुम्हारा मन नहीं भरा। अरे ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? तुम भी तो मेरी बेटी की तरह हो, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। क्या बात है मौसी, तुम हमसे इतने प्यार से बातें क्यों कर रही हो? इससे पहले तो कभी किया नहीं। लगता है तुम्हें हमसे कुछ काम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और मेरी आदत तो तुम जानती ही हो, मैं कुछ न कुछ बोलती ही रहती हूँ। मेरी बातों का बुरा लगा तो मुझे माफ कर देना बेटी। अच्छा ठीक है मौसी, हम चलते हैं, हमें देरी हो रही है। घर जाकर हमें खाना भी तो बनाना है। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, 5 मिनट मेरी बात तो सुनो। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, उसके बाद चली जाना।
मौसी, हम तुम्हारी बात कल सुन लेंगे, अभी शाम होने वाली है, हमें चलना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें सुंदर बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तो भी तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? विमला मौसी की ये बात सुनकर दोनों बहनें खुशी से झूम उठी। क्या कहा विमला मौसी आपने? हाँ, हमें भी सुंदर होना है, पर कैसे, बताइए ना। दरअसल मेरी बेटी बीमार हो गई है, इसलिए मैं उसे शहर ले जा रही थी, लेकिन जंगल में मुझे जादूगरनी तंबोला मिली। उसने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और उसने कहा कि वो गांव वालों की मदद करना चाहती है। अब वो बदल चुकी है, वो बहुत ही दयालु है। तुम भी मेरे साथ उस जादूगरनी के पास चलो, देखना वो तुम दोनों को सुंदर बना देगी। क्या सच में? वो जादूगरनी हमें खूबसूरत बना देगी? चलो हम अभी जंगल चलते हैं। दोनों जुड़वा बहनें खुशी खुशी विमला मौसी के साथ जंगल की ओर जाने लगी और जंगल पहुंचते ही विमला मौसी जादूगरनी तंबोला से बोली, जादूगरनी जी, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये अपने काले रंग रूप से बहुत परेशान हैं। आप इनकी मदद कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। डॉली और मोना को देख जादूगरनी मन ही मन बोली, बेवकूफ बुढ़िया, एक के बदले दो इंसान को ले आई। खैर कोई बात नहीं, मैं दोनों से ही अपना काम निकलवा लूंगी, एक से भले दो। इसके बाद जादूगरनी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपनी बेटी को लेकर जा सकती हो, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। ये सुन विमला मौसी अपनी बेटी को लेकर फौरन वहाँ से निकल गई। वहीं दूसरी ओर मोना जादूगरनी तंबोला से बोली, जादूगरनी प्लीज जल्दी से हमें खूबसूरत बना दीजिए। मैं तुम दोनों को खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम आपका हर काम करने को तैयार हैं, बताइए हमें क्या करना होगा। ये हुई ना बात अच्छे इंसानों वाली, तो सुनो, यहाँ से कुछ दूर नीली पहाड़ियों पर तुम्हें जाना होगा। हर पूर्णिमा की रात सोने के बालों वाली सिंड्रेला परी वहाँ घूमने आया करती है। तुम्हें सिंड्रेला परी को कैसे भी करके मेरे पास लाना होगा। लेकिन आप तो इतनी शक्तिशाली हो, आप सिंड्रेला परी को खुद भी तो यहाँ ला सकती हो, फिर हमें वहाँ क्यों भेज रही हो? बेवकूफ लड़की, एक तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और ऊपर से तुम मुझसे सवाल जवाब कर रही हो, तभी तो मेरा किसी का मदद करने का मन नहीं करता। हाँ सॉरी, हमें माफ कर दो, हम दोबारा आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। अब जाओ और जाकर सिंड्रेला परी को यहाँ लेकर आओ। आज पूर्णिमा की रात है, वो आज जरूर नीली पहाड़ी पर घूमने आएगी। जाओ, अब तुम देर मत करो। जैसे ही तुम उसे लेकर यहाँ आओगी, मैं तुम दोनों को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दूंगी। ये सुनकर दोनों बहनें खुशी से नाच उठी और नीली पहाड़ी की ओर जाने के लिए रवाना हुई। दोनों बहनें कई मीलों का सफर तय कर आखिर नीली पहाड़ियों तक पहुँच ही गयी। मोना, अब हमारा सपना पूरा हो जाएगा, हम दोनों बहुत जल्द खूबसूरत होने वाली हैं। फिर देखना, हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। ऐसा सोचकर दोनों बहनें मन ही मन बहुत खुश हो रही थीं। फिर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी सिंड्रेला परी वहाँ नहीं आई, तो निराश होते हुए डॉली बोली, मोना, अभी तक सिंड्रेला परी नहीं आई, अब हम क्या करें? अगर वो नहीं आई तो हम कभी सुंदर नहीं बन पाएंगे। डॉली, कहीं हम जादूगरनी की बात मानकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? अरे ये तुम क्या सोचने लगी, हम किसी को नुकसान थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपनी सुंदरता पाने के लिए जादूगरनी की मदद कर रहे हैं। तभी अचानक चांद की रोशनी में आसमान से एक छवि जमीन पर उतरी, जिसे देख डॉली और मोना का खुशी का ठिकाना न रहा। मोना देखो, सिंड्रेला परी आ गई, चलो उसे अपने साथ जादूगरनी के पास ले चलते हैं। पर सिंड्रेला परी इतनी आसानी से हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होगी। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम उसकी जादुई छड़ी चुरा लेते हैं, फिर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगी। सिंड्रेला परी नीली पहाड़ियों में बैठी चांद की रोशनी को निहार रही थी। तभी चुपके से डॉली सिंड्रेला परी की छड़ी अपने कब्जे में करते हुए बोली, तुम्हारी छड़ी हमारे कब्जे में है, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। कौन हो तुम दोनों? मेरी छड़ी वापस करो। नहीं, हम तुम्हारी छड़ी तभी वापस करेंगे जब तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओगी। तुम मुझे अपने साथ कहाँ ले जाना चाहती हो? जादूगरनी तंबोला के पास। देखो, वो एक दुष्ट और धोखेबाज जादूगरनी है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम कभी खूबसूरत नहीं बन पाएंगे। ये कहते हुए डॉली सिंड्रेला परी को सारी बात बताती है। ये सब सुन सिंड्रेला परी मन ही मन बोली, ओह अच्छा, तो ये माजरा है। तंबोला जादूगरनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
सिंड्रेला परी, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, प्लीज हमारे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद डॉली और मोना सिंड्रेला परी को लेकर जादूगरनी तंबोला के पास गयी। जादूगरनी सिंड्रेला परी को देख खुशी से नाचने लगी और फिर वो डॉली और मोना से बोली, शाबाश लड़कियों, तुम दोनों सच में बहुत बहादुर हो। हमने आपका काम कर दिया, अब आप हमें खूबसूरत बना दीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, सब्र करो, पहले मुझे अपना काम तो करने दो। इतना कहकर जादूगरनी तंबोला सिंड्रेला परी की ओर बढ़ी। अब ये सोने के बाल मेरे हुए, अब मुझे दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, मेरे सोने के बालों को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। जादूगरनी तंबोला खुश होते हुए सिंड्रेला परी के सर से सारे बाल उतार कर अपने सर पर लगा लेती है। अब मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। जादूगरनी, अब तो हमें सुंदर बना दो। अगर जान प्यारी है तो तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मेरे हाथों मारी जाओगी। मैंने तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया था, मुझे तो बस सिंड्रेला परी के सोने के बाल चाहिए थे। तभी अचानक जादूगरनी तंबोला का शरीर जलने लगा। आह! मेरे शरीर में आग कैसे लग गई? कोई बचाओ मुझे। तंबोला, ये मेरे जादुई बाल हैं। ये दुष्ट और धोखेबाज लोगों को सजा देते हैं। उसके बाद जादूगरनी तंबोला जलकर राख हो गई। वहीं जादुई सोने के बाल वापस सिंड्रेला परी के सर पर लौट आए। ये सब देख डॉली और मोना ने सिंड्रेला परी से रोते हुए माफी मांगी। हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, हम दुष्ट जादूगरनी की बातों में आ गई थी। तुम दोनों बहनें दिल की बुरी नहीं हो, लेकिन आगे से किसी की बातों पर आंख बंद कर विश्वास बिल्कुल भी मत करना। आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, खूबसूरती पाने के चक्कर में गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। दोनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता देख सिंड्रेला परी खुश होते हुए बोली, तुम दोनों उदास मत हो, मैं तुम दोनों को जादुई सोने के बाल देती हूँ, जिससे तुम बहुत ही सुंदर हो जाओगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम उन जादुई बालों से हमेशा दूसरों की मदद करोगी और कभी भी लालच नहीं करोगी, नहीं तो तुम्हारे सोने के बाल हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। सिंड्रेला परी की बात सुन दोनों बहनों ने खुशी से हामी भरी। उसके बाद सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही दोनों बहनों के बाल जादुई सोने के बाल में बदल गए। साथ ही दोनों बहुत ही खूबसूरत हो गईं। उसके बाद सिंड्रेला परी वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर दोनों बहनें जादुई सोने के बाल का इस्तेमाल कर खुशहाल जिंदगी जीने लगी। साथ ही वो जादुई सोने के बालों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करने लगी। इस तरह सिंड्रेला परी के जादुई सोने के बालों की मदद से दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में नेहा नाम की एक परी रहा करती थी। नेहा परी बहुत गरीब थी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, परंतु इतनी गरीब होने के बावजूद भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और इस बाहरी खूबसूरती के साथ साथ उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। वो हर किसी की मदद करती थी और हर किसी से प्यार से बात करती थी। परंतु नेहा परी की झोपड़ी के सामने ही एक बहुत ही बड़े बंगले में अनीशा परी रहा करती थी। अनीशा परी के पास बहुत पैसा था। वो परीलोक की सबसे अमीर परियों में से एक थी, परंतु फिर भी वो नेहा परी जितनी सुंदर नहीं थी और इस बात की वजह से उसे हमेशा नेहा परी से चिढ़ रहती थी। नेहा परी और अनीशा परी दोनों का ही जन्मदिन एक ही दिन आता था। अनीशा परी हमेशा कोशिश करती थी कि वो अपने जन्मदिन पर किसी न किसी तरह नेहा परी को नीचा दिखा सके। इसलिए इस बार वो अपने जन्मदिन पर नेहा परी को नीचा दिखाने के लिए परीलोक में दूर दूर से अमीर परियों को अपने जन्मदिन पर बुलाती है। अनीशा परी के बंगले की छत पर बहुत अच्छी जन्मदिन की सजावट की होती है। कुछ ही देर में सभी परियां वहां आ जाती है, जबकि नेहा परी अपने घर के आंगन में अपनी कुछ सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही होती है। क्या बात है अनीशा परी, तुमने अपने बंगले में जन्मदिन की सजावट तो बहुत अच्छी कराई है। सच में अनीशा परी, मेघा परी बिल्कुल सही कह रही है। डेकोरेशन बहुत ही अच्छी है और ये 4 मंजिला केक तो उससे भी ज्यादा अच्छा है।
बाहर से ही नहीं अंदर से भी बहुत अच्छा है। इसकी 4 मंजिलों में 4 तरह के फ्लेवर के केक हैं। मैंने इसे बहुत बड़े बेकरी से बनवाया है। आखिर मेरा जन्मदिन है, केक तो स्पेशल होना ही चाहिए। सभी परियां पार्टी एंजॉय करने के लिए बंगले की छत पर इधर उधर घूम रही होती है कि तभी मेघा परी की नजर नीचे जन्मदिन मना रही नेहा परी पर जाती है, जिसे देखकर मेघा परी मंत्रमुग्ध हो जाती है और अपनी सहेली करुणा परी को बुलाती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया मेघा परी? वो देखो करुणा परी, वो परी जो केक काट रही है वो कितनी सुंदर है। शायद उसका भी आज जन्मदिन है। उसने महंगे और सुंदर कपड़े नहीं पहन रखे, परंतु फिर भी उसकी खूबसूरती उसके आम से कपड़ों पर भी 4 चांद लगा रही है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेघा परी, ये परी तो सच में बहुत सुंदर है। अनीशा परी उन सभी परियों को बातें करते हुए सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, परंतु वो किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। इसी गुस्से में वो जैसे तैसे अपना जन्मदिन मना लेती है, परंतु अगले दिन वो नेहा परी से बदला लेने का ठान लेती है। बहुत हो गया है, इस नेहा की बच्ची ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मेरे घर में जो भी आता है उसकी नजर इस पर पड़ ही जाती है और वो लोग मेरे आगे इसकी तारीफ करने लग जाते हैं। इसकी तारीफ सुनकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसके चेहरे से प्यार करने वाले लोग इसके चेहरे को देखकर ही इससे दूर हो जाएं। ऐसा सोचकर अनीशा परी एक बहुत ही दुष्ट योजना बनाती है। अनीशा परी जानती थी हर महीने के पहले दिन नेहा परी पृथ्वीलोक जाती है, इसलिए अनीशा परी पृथ्वीलोक जाती है और 2 गुंडों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, ये लो तुम्हारी कीमत, तुम्हें सिर्फ इतना काम करना है। जब नेहा परी यहाँ आए तो उनके मुंह पर ये श्रापित काला पानी छिड़क देना और हाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन जब नेहा परी पृथ्वीलोक आती है तो वो दोनों गुंडे नेहा परी को पहचान लेते हैं और उसके मुंह पर वो काला पानी फेंक देते हैं। उस काले पानी के मुंह पर पड़ने से नेहा परी को वैसे तो कुछ महसूस नहीं होता, परंतु फिर जब वो एक शीशे के पास से गुजरती है तो अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? मेरा चेहरा इतना काला और भद्दा कैसे हो गया और मेरे चेहरे पर ये अजीब से निशान कैसे आ गए? आखिर ये सब हुआ कैसे? नेहा परी ये सब सोचने लगती है। तभी नेहा परी को याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही 2 आदमियों ने उसके मुंह पर किसी तरह का पानी फेंका था। इससे नेहा परी समझ जाती है कि किसी ने ये जानबूझकर किया है और ये जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और परीलोक वापस लौट आती है। परंतु परीलोक वापस आने के बाद उसके साथ चीजें पहले जैसी नहीं रहती। उसकी सहेलियां और जो लोग उससे प्यार करते थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे, सभी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसी ही एक दिन नेहा परी परीलोक में पार्क में जाती है, जहाँ पर उसकी सारी सहेलियां आपस में बातें कर रही होती है। जब नेहा परी उनके पास जाती है तो वो उठकर वहाँ से जाने लगती हैं, जिस पर नेहा परी कहती है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम लोग मुझसे दूर भाग रहे हो? पहले तो तुम लोग मुझे इतना प्यार करते थे, लेकिन अब जब से मैं पृथ्वीलोक से आई हूँ तब से हर किसी ने मुझसे दूरी बना ली है। आखिर क्यों? देखो नेहा परी, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर हमारी माँ नहीं चाहती कि हम तुम्हारे साथ रहें। उन्हें लगता है कि अगर हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो हमारे चेहरे का भी हाल तुम्हारे जैसा हो जाएगा। ऐसा कहकर नेहा परी की सहेलियां वहाँ से चली जाती है। उनकी बात सुनकर नेहा परी को बहुत दुख होता है और ये सब देखकर अनीशा परी बहुत खुश हो रही होती है। आखिर मेरी योजना कामयाब हुई। इसकी तारीफ करने वाले ही इससे दूर हो गए। अब मुझे कभी इसकी तारीफ नहीं सुननी पड़ेगी। अब इसी तरह 1 साल बीत जाता है और नेहा और अनीशा परी का जन्मदिन फिर से आ जाता है। सुबह से ही अनीशा परी अपने जन्मदिन की तैयारी में लग जाती है और दूसरी ओर नेहा परी अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है कि तभी उसके घर पर अमर नाम का एक लड़का आता है। अमर एक जादूगरनी का बेटा था, जिसकी नेहा परी से दोस्ती पृथ्वीलोक पर हुई थी। अमर, तुम यहाँ कैसे आए? लगता है तुम भूल गई, मेरी माँ जादूगरनी है, उनकी मदद से ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम यहाँ आई क्यों? मैं तो हर महीने पृथ्वीलोक आती ही हूँ। मैं जानता हूँ, लेकिन आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।
लेकिन मैं जन्मदिन नहीं मनाने वाली। ऐसा जन्मदिन मनाकर क्या फायदा जिसमें मेरे अलावा कोई शामिल ही ना हो। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारी तारीफ करने वाले सभी लोग मौजूद होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। मेरे पास जो चीज है वो इसे संभव कर देगी। मैं कुछ समझी नहीं। रुको, मैं भी दिखाता हूँ। ऐसा कहकर अमर अपने बैग में से एक मेकअप किट निकालता है और उस मेकअप किट को नेहा को देते हुए कहता है, नेहा, ये एक जादुई मेकअप किट है। इसे मेरी माँ ने बनाया है। तुम इस मेकअप किट को जैसे ही खोलोगी, इसके अंदर रखा हुआ मेकअप तुम्हारे चेहरे पर अपने आप लगना शुरू हो जाएगा और उस मेकअप के लगते ही तुम्हारा चेहरा पहले जैसा हो जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ नेहा। आखिर मैं तुम्हें इतना पसंद जो करता हूँ, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोल सकता हूँ। लेकिन इस मेकअप को इस्तेमाल करने से पहले चलो तुम्हारे बर्थडे के लिए केक ले आते हैं। ऐसा कहकर अमर नेहा को अपने साथ लेकर बेकरी पर चला जाता है, परंतु वो ये नहीं जानता था कि उसकी ये सारी बातें अनीशा परी सुन रही है। अच्छा, तो ये लड़का मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर अनीशा परी अपनी जादुई छड़ी से अमर की जादुई मेकअप किट जैसी एक मेकअप किट तैयार करती है और नकली वाली मेकअप किट को असली वाली जादुई मेकअप किट से बदल देती है और वो असली वाली जादुई मेकअप किट लेकर अपने घर पर आ जाती है। अब इस मेकअप किट को खोलते ही इसमें रखा मेकअप मेरे चेहरे पर अपने आप लगना शुरू हो जाएगा और मैं उस नेहा परी से भी कहीं ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। आज मेरा सपना पूरा हो ही जाएगा। ऐसा कहकर अनीशा परी जैसे ही उस मेकअप किट को खोलती है तो उसके अंदर से ढेर सारे बिच्छू निकल आते हैं और वो सारे बिच्छू अनीशा परी को काट लेते हैं। उन बिच्छुओं के काटने से अनीशा परी मरती नहीं है, पर उसका पूरा शरीर काला पड़ जाता है और उसके पूरे शरीर पर अजीब से दाने भी हो जाते हैं, जिससे वो दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत लगने लगती है। और इसके बाद वो जादुई मेकअप किट वापस से नेहा परी के घर पर आ जाती है। केक लाने के बाद नेहा परी उस जादुई मेकअप किट को खोलती है और उसमें रखा मेकअप खुद ब खुद नेहा परी के चेहरे पर लगना शुरू हो जाता है और कुछ ही देर में नेहा परी पहले की तरह अत्यंत सुंदर हो जाती है। नेहा, तुम तो पहले की तरह सुंदर हो गई। अपने आप को शीशे में देखो, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। नेहा परी जब अपने आप को शीशे में देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अमर नेहा की सभी सहेलियों और बाकी परियों को नेहा के जन्मदिन पर आमंत्रित करता है और सभी लोग आ भी जाते हैं और नेहा का पहला वाला चेहरा देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और फिर नेहा बड़े ही धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाती है। और फिर कुछ ही सालों बाद नेहा परी अमर से शादी करके एक अच्छा जीवन जीने लगती है और वहीं दूसरी ओर अनीशा परी अपने कर्मों की वजह से अपनी बदसूरती के साथ ही पूरा जीवन बिताती है। गंजी राजकुमारी और बालों की बारिश। रानीगंज की राजकुमारी 25 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। राजा रानी को अपनी बेटी के विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन राजा रानी से कहता है, पता नहीं हमारी बेटी की शादी कब होगी। अगर उस दिन तुमने गलत जड़ी बूटी नहीं खाई होती तो हमारी बेटी को बाल न आने की समस्या नहीं होती। मैं भी बस यही बात सोच सोचकर दुखी होती रहती हूँ। काश उस दिन जड़ी बूटी खाने से पहले मैंने किसी से पूछ लिया होता, फिर आज ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। राजा रानी की ये बातें राजकुमारी सुन लेती है। वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, मेरी वजह से माँ पिताजी बहुत चिंता में रहते हैं। अब मेरी शादी नहीं हो रही है तो इसमें परेशानी की क्या बात है। मेरी शादी होना इतना भी जरूरी नहीं है। मैं इस बारे में माँ पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन राजकुमारी राजा रानी के पास जाती है। माँ पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई राजकुमार मत ढूंढिए। क्यों बेटी, अचानक तुम्हें क्या हो गया? बस ऐसे ही, मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो तुम? राजघराने में राजकुमारियों की शादी नहीं होती है तो प्रजा में बहुत गलत संदेश जाता है। पता है लोग क्या सोचेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पाए। विवाह ना करने का ख्याल तुम अपने मन से निकाल दो। राजा रानी की डांट सुन राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। मैं तो माँ पिताजी की परेशानी कम करने गई थी, उल्टा मुझे ही डांट पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजा रानी अपनी बेटी के विवाह के लिए योजना बना रहे थे।
मेरे पास एक अच्छी तरकीब है। क्यों ना हम लड़के वाले को देखने ही ना दे कि हमारी बेटी के सर पर एक भी बाल नहीं है। लेकिन कैसे? यहाँ आसपास हर राज्य में पता है कि हमारी बेटी के सर पर बाल नहीं है। आसपास के राज्य से किसी राजकुमार को देखना ही नहीं है। अब हम अपनी बेटी के लिए दूर के राज्य के राजकुमार का रिश्ता देखेंगे। भला उन्हें क्या पता होगा, जब वो लोग हमारी बेटी को देखने आएंगे तो हम अपनी बेटी को सर पर पल्ला लेकर आने को कहेंगे। हाँ, सही कह रही हो। एक बार शादी हो जाए उसके बाद कोई रिश्ता नहीं तोड़ता है। कुछ दिनों बाद दूर किसी राज्य से एक राजा अपने बेटे के लिए राजकुमारी को देखने आता है। राजकुमारी जब उनके सामने आती है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। ये देखकर राजकुमार के पिता कहते हैं, राजकुमारी ने अपने सिर पर पल्ला क्यों रख रखा है? दरअसल हमारे में रिवाज है कि कुंवारी लड़की को कोई देखने आता है तो वो अपने सर पर पल्ला रख लेती है। रानी की इस बात को राजकुमार के पिता सच मान लेते हैं। वो अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद राजकुमारी और राजकुमार का विवाह हो जाता है। राजकुमारी राजकुमार के सामने भी सिर पर पल्ला रखती थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। तभी एक दिन राजकुमार कहते हैं, तुम हमेशा अपने सिर पर पल्ला क्यों रखती हो? हमारे राज्य के सभी लोग बहुत खुले विचार के हैं। अगर तुम सिर पर पल्ला नहीं भी रखोगी तो कोई इस बात पर तुम्हें नहीं टोकेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग खुले विचार के हैं, लेकिन हमारे में शादी के कुछ सालों तक ऐसे ही सिर पर पल्ला रखते हैं। राजकुमारी की ये बात राजकुमार को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी अपने मन में सोचती है, मुझे राजकुमार से झूठ बोलने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, माँ ने मुझे ये सब करने के लिए अपनी कसम दी है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। राजकुमारी नहाने जा रही थी। वो आसपास देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता और वो अपने सिर से पल्ला हटा लेती है। तभी अचानक वहाँ राजकुमारी की सास इंदुमती आ जाती है और वो राजकुमारी को देख लेती है। ये देखकर इंदुमती को उस पर बहुत गुस्सा आता है। यानी तुम इतने दिनों से हम सबसे झूठ बोल रही थी, यहाँ तक कि शादी से पहले तुम्हारे माता पिता ने भी झूठ बोला। तुम सब ने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। दरअसल मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे माता पिता को ऐसा करना पड़ा। तुमने अपने माता पिता को ऐसा करने से नहीं रोका। मुझे खूबसूरत बहू चाहिए थी, इतनी खूबसूरत कि आसपास के किसी राज्य में मेरी बहू की तरह खूबसूरत कोई ना हो। तुम चेहरे से तो खूबसूरत हो, लेकिन तुम गंजी हो। मुझे ऐसी गंजी राजकुमारी को अपने महल में अपनी बहू बनाकर नहीं रखना है। मैं अभी राजा को तुम्हारी सारी असलियत बताती हूँ और तुम्हें तुम्हारे महल वापस भिजवाती हूँ। वापस कभी यहाँ आने की सोचना भी मत। मेरे से रिश्ता नाता तोड़ने से पहले एक बार राजकुमार से बात कर लीजिए, वो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता है। अगर मैं उसे तुम्हें छोड़ने के लिए कहूँगी तो वो छोड़ देगा, इसलिए अपने मन से वहम निकाल दो। मैं कुछ महीनों बाद ही अपनी राजकुमार की फिर से किसी खूबसूरत राजकुमारी से विवाह करवा दूंगी। उसके बाद रानी राजा के पास जाती है। इस राजकुमारी और उसके माता पिता ने हम लोगों के साथ धोखा किया है। ये गंजी है, मैं इसको अपने महल में एक पल भी रहने नहीं दूंगी। आप इसे अपने महल से वापस लौटा दीजिए। ये मेरी बहू बनकर इस महल में नहीं रह सकती है। मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। राजा रानी को समझाते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनती। आखिर में राजकुमारी को अपने महल वापस जाना पड़ता है। अपने महल जाकर राजकुमारी बहुत रोती है और अपने माता पिता से कहती है, ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है। धोखे से कभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। मैं पहले ही आप दोनों को ऐसा करने से मना कर रही थी। आज आप दोनों की वजह से मेरी वहाँ इतनी बेइज्जती हुई है। मैं इसके लिए आप दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। राजा रानी को भी अपने किए पर पछतावा होता है। राजकुमारी रोते हुए महल से बाहर जाती है। मैं अब कभी महल वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ रानी माँ ने हमेशा के लिए मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। अब इस तरह मैं जिंदा कैसे रह सकती हूँ। मैं जंगल जाऊंगी और वहाँ किसी जंगली जानवर के सामने खड़ी हो जाऊंगी। वो जंगली जानवर मुझे मार कर खा जाएगा। मैं अब इन सबसे परेशान हो गई हूँ। पता नहीं गंजे होने की सजा मुझे क्यों मिल रही है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया,
लेकिन फिर भी हर बार मेरे साथ ही बुरा होता है। मेरे सर पर बाल नहीं है, इसमें मैं क्या करूं? राजकुमारी जंगल चली जाती है। तभी जंगल में जोर से बारिश होने लग जाती है, जिसकी वजह से राजकुमारी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। मैं तो यहाँ मरने आई थी, लेकिन यहाँ इतनी जोर से बारिश होने लग गई है, अब सारे जंगली जानवर अंदर छुप गए होंगे। तभी वहाँ एक आवाज आती है। क्या हुआ? तुम यहाँ मरने आई थी, लेकिन क्यों? कौन है? मेरे सामने आओ। एक परी राजकुमारी के सामने आती है। तुम तो राजकुमारी लग रही हो। तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है जो तुम मरने की सोच रही हो? परी, मेरे जीवन में प्यार की कमी है। सब मेरे गंजे होने की वजह से मेरे से नफरत करते हैं। मेरी वजह से मेरी माँ पिताजी परेशान रहते हैं। उनकी बातों में आकर मैंने अपने पति और अपने ससुराल में झूठ बोला। असलियत पता लगने के बाद सबने मेरे से रिश्ते नाते तोड़ लिए, इसलिए अब मैं जीवन से तंग आ गई हूँ। ये कोई बात नहीं हुई जिसकी वजह से तुम अपनी जान दे दो। ये जीवन है, सुख होंगे तो दुख भी होगा ही। सुख हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन दुख में तुरंत सब हार मान जाते हैं। परी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। मेरे से बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। तुम आसमान की तरफ देखो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राजकुमारी आसमान की तरफ देखने लगती है। तभी अचानक आसमान से बारिश की बूंदों के साथ बहुत सारे बाल गिरने लगते हैं। परी, ये तो असली बाल लग रहे हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? हाँ, अब इसे तुम अपने सर पर रखो। अगले ही पल ये तुम्हारे असली बाल बन जाएंगे। राजकुमारी बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपने सर पर बाल रखती है और उसके असली लंबे काले घने बाल आ जाते हैं। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश होती है। यहाँ और भी बहुत सारे बाल हैं। इस गांव की प्रजा में बहुत ही अच्छी लड़कियाँ हैं जो तुम्हारी तरह गंजी थी। तुम उन सब के पास जाकर ये बाल दे देना। ठीक है परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस गांव में कोई भी लड़की अपने बालों की वजह से परेशान नहीं रहेगी। खुशी खुशी राजकुमारी अपने महल आ जाती है। महल आकर राजकुमारी अपने माता पिता को ये सब बताती है। अच्छा हुआ तुम्हारे बाल आ गए। मेरे बच्चे ने अपने बालों की वजह से बहुत परेशानियाँ झेली है। माँ, अब मैं प्रजा में जाकर उन लड़कियों की मदद करूँगी जिनकी मेरी तरह ही बालों की परेशानी है। परी ने मुझे और भी कई सारे बाल दिए हैं। मैं इस परेशानी से जूझ चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हमारी प्रजा में कोई भी लड़की इस परेशानी का सामना करे। ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। उसके बाद राजकुमारी प्रजा में जाती है और लड़कियों की मदद करती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी कुछ दिनों बाद राजकुमार महल में राजकुमारी से मिलने आता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ राजकुमारी। मैं अपनी माँ की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर तुम मुझे पहले ही इस बारे में बता देती तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। तुम व्यवहार से बहुत अच्छी हो और तुम्हारे अंदर मर्यादा भी है। राजघराने की लड़कियों का व्यवहार में अच्छा होना और मर्यादा में रहना ही जरूरी होता है। ये बात आपको इतने वक्त बाद पता चली है? मैं उसी दिन आने वाला था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे आने नहीं दिया और फिर अगले दिन मैं अपने पिता के साथ राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे में व्यस्त हो गया। मुझे माफ कर दो। राजकुमारी राजकुमार की बात मान लेती है और उनके साथ महल चली जाती है। महल में राजकुमार की माँ रानी इंदुमती कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मेरे बेटे ने इसके लिए मुझे समझाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। राजकुमारी रानी इंदुमती को माफ कर देती है। इस तरह राजकुमारी के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो राजकुमार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।